जब तक भी भारत का एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इस आरक्षण के विषय में तेजस्वी जी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप महिला आरक्षण के नाम पे अपने परिवार में आरक्षण की चिंता करिए कि रोहिणी जी के बाद अब कौन सी बहन को आप अगले विधानसभा में चुनाव लड़ाने वाले हैं। कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की जातीय जनगणना के विरुद्ध है, या हम उस बात पर बात नहीं करना चाहते। उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि जो हम नीतीश जी के साथ सरकार में थे, जातीय जनगणना की बात हमने ही की, पर विषय यह है, महात्मा गांधी कहते थे साधन भी महत्वपूर्ण होना चाहिए और साध्य भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को हासिल करने के लिए आपके उपकरण क्या है, आपके साधन क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। जब वो जातीय आरक्षण की बात कांग्रेस कर रही थी तो उसको हासिल करने के उनके तौर तरीके क्या थे और उन तरीकों के साथ उनकी नीति और नीयत क्या थी। विधानसभा 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव के पहले जातीय जनगणना की जब वो बात कर रहे थे तो वो जातियों को बांटने की बात कर रहे थे, वो भारत के लोगों को बांटने की बात कर रहे थे। और वो कांग्रेस बात कर रही थी जो धर्म के तुष्टीकरण के लिए किसी भी स्तर पर चली जा सकती है, जिसका प्रधानमंत्री पहले ये कहता है कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। और आज राहुल जी कहते हैं उनके साथ की ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में है, वो ये कहती है कि वो हिंदू पिछड़े जो हैं उनका आरक्षण वो तय कर देना चाहती है मुसलमानों के लिए या उन लोगों के लिए जिन्हें वो वोट बैंक मांगती है। तो प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी अंतिम सांस में सांस है। और मैं तो एक और बात कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की किसी भी जनप्रतिनिधि की जब तक सांस में सांस है, इस भारत के बहुसंख्यकों का आरक्षण किसी को तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं दिया जा सकता। ये बिल्कुल आप सबके चैनल के माध्यम से बहुत मजबूती और जिम्मेदारी से ये बात मैं यहाँ कह रही हूँ। एक विषय, दूसरा विषय वो आरक्षण की बात करते हैं और अनर्गल बात करते हैं, तर्क और तथ्य से अलग जाकर बात करते हैं कि हम किसी भी वो बात करेंगे ओबीसी की, हमने तो सबसे ज्यादा ओबीसी सांसदों को टिकट दिए। वो बताएं कि उन्होंने कितने लोगों को टिकट दिए परिवार के बाहर। और कांग्रेस में राहुल जी बताएं उनके पास कुल उतने सांसद नहीं थे पिछली बार जितने हमारे पास ओबीसी सांसद थे। वो बात करते हैं आदिवासी की, हम तो आदरणीय राष्ट्रपति जो है हमारी महामहिम उन्हें बनाते हैं जो एक आदिवासी महिला है, और एक ऐसी आदिवासी महिला जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, वो महज एक शिक्षिका थी जिन्होंने समाज के योगदान के लिए काम किया और हमने उन्हें राष्ट्रपति बनाया। एनडीए गठबंधन ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि हम संवेदना के साथ सोचते हैं। हम अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति के विषय में सोचते हैं, तो हम उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाते हैं जिसने समाज में योगदान दिया। वो बात करेंगे शोषितों की, वो बात करते हैं दलितों की, जिनके लिए, और वो रोजगार की बात करते हैं। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि 9 सालों में हमने 9 लाख सरकारी नौकरियां दी, जिसकी तुलना में उनके पिछले कार्यकाल में उन्होंने 6 लाख सरकारी नौकरियां दी। इसके आंकड़े आप लोग पता कर लीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद राजनीति करने का भारत में तरीका बदल चुका है। अब जब राजनीति की बात होती है तो विकास की बात होती है, हमारे समृद्ध होने की बात होती है। वैश्विक मंच पे हमारे ताकतवर खड़े होंगे, हम गिड़गिड़ाते नहीं हैं, दहाड़ के शेर की तरह बात करते हैं। हम सोने की चिड़िया खेलते हैं, पर अब हम सोने का शेर बनने की बात करते हैं। अब वो राजनीति नहीं होती जब जाति के आधार पर भारत के बहुसंख्यकों को बांटा जाए, धर्म के आधार पर तुष्टीकरण किया जाए और क्षेत्र के नाम पर भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात की जाए, खंडित करने की बात की जाए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो वो एक बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की, भारतीय जनता पार्टी बात करती है, हम बात करते हैं संविधान की, हम बात करते हैं, हम जो कोर्ट है हमारा न्यायालय उसके सम्मान की बात करते हैं। हमने हरियाणा में ऐसी चेष्टा की, हरियाणा गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमने आरक्षण देने की प्राइवेट सेक्टर में हमने दिया, परंतु उसे जब हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह से नहीं करना, इस पर सोचने विचारने की और कुछ आगे भी काम करने की आवश्यकता है, तो उस पर काम किया जाए, उसके विषय में सोचा जाएगा। क्योंकि कोई भी योजना भारत के विकास की बात करते समय, किसी भी आरक्षण की बात करते समय हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करते हैं। हम भारत को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, हम तो स्वर्ण आरक्षण की भी बात करते हैं। हम किसी तरह के जाति तुष्टीकरण की बात नहीं करेंगे, हम धर्म की तुष्टीकरण की बात नहीं करेंगे, और हम तो स्वर्णों को भी आरक्षण देने की बात करेंगे। वो स्वर्ण भी इसी भारत की संतति है, स्वर्ण भी इसी भारत की संतति है, ओबीसी भी इसी भारत की संतति है, इसी भारतवर्ष की दलित भी और आदिवासी भी। तो जिसको एक पिता जिस तरह से घर में तय करता है कि जो बच्चा मेरा थोड़ा कम सक्षम है, थोड़ा कमजोर है, उसको ज्यादा कुछ चीज दूंगा, परंतु और जो मेरा थोड़ा ठीक सक्षम बेटा है उसको भी नजरअंदाज नहीं करूंगा, उसके साथ भी न्याय करूंगा। तो हम तो स्वर्ण की भी बात करेंगे, हमने तो उन्हें भी आरक्षण दिया। और हम जितने भी दलित है, आदिवासी है, हम उनके आरक्षण में, जब तक भी भारत का एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इस आरक्षण के विषय में तेजस्वी जी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
आप महिला आरक्षण के नाम पे अपने परिवार में आरक्षण की चिंता करिए कि रोहिणी जी के बाद अब कौन सी बहन को आप अगले विधानसभा में चुनाव लड़ाने वाले हैं, या हो सकता है अपनी पत्नी के लिए भी आपको सीट रिजर्व करनी हो, तो आप उस आरक्षण की चिंता करिए अपने और अपने भाई के लिए। आप वैसा ही है तो ये एक दिमाग सौंपो कि वो कभी अब मंत्री भी बन पाएंगे, पर फिर भी सपना देखिए कि कौन कौन से मंत्रालय आपको अपने पास रखने हैं, अपनी 6, 7, 8 बहनों को आपको कौन कौन सी लोकसभा की सीटें देनी है आरक्षण के नाम पर, और भारत की जनता की बहुसंख्यक जनता की चिंता आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को करने दीजिए, एनडीए गठबंधन को करने दीजिए, क्योंकि एनडीए गठबंधन किसी का तुष्टीकरण नहीं करता, ना धर्म का ना किसी जाति का। और धर्म के नाम पर जो एक आप ये कोशिश कर रही है ममता बनर्जी और कांग्रेस, जिस तरह की कोशिश है जिस तरह से पश्चिम बंगाल में किया गया, मैं अपनी बात दोहराना चाहती हूँ कि बहुसंख्यक जो ओबीसी है उनका जो आरक्षण है उसको काटकर तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए, जो किसी भी तरह से जिनके शरणार्थी जो आए, घुसपैठिए जो आए, उन घुसपैठियों के कार्ड बनवाकर उनको आरक्षण देकर अपना वोट बनाने की, वोट बैंक बढ़ाने की जो चेष्टा की जा रही है, और एक खतरनाक कॉरिडोर भारत के पूरे सीमांचल में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, जो भारत के लिए खतरा है, भारत के लोगों के हकमारी जो करेगा उसको कदाचित आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होने देंगे। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लें। और अगर जरा भी आंकड़े पता होते, जरा पढ़ाई की होती, तो उन्हें पता होता कि हमारा निर्यात कितना बड़ा है। 138% हमारा निर्यात बड़ा है। अलग अलग क्षेत्रों की मैं आपको अगर आपको आंकड़े बताऊंगी तो हम निर्यात में कितने आगे जा रहे हैं, पेट्रोकेमिकल में हमारा निर्यात कितना बढ़ गया है, कभी इस पर जानने की कोशिश की है? एक रटे हुए तोते पर उन बातों के विषय में बात करना जो बोलते ही नहीं है। वो संविधान की बात करते हैं, आदरणीय अंबेडकर जी की बात करते हैं, वो बात करते हैं अंबेडकर जी के संविधान को भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बदल देंगे। वो बात करेंगे कांग्रेस के साथ। अगर आप लोगों ने राजीव गांधी जी का भाषण देखा होगा, आप में से कितने लोगों ने देखा है, जिन्होंने अपने शासनकाल में जिस कांग्रेस ने सबसे ज्यादा भारतीय संविधान को बदला, सबसे ज्यादा अनुच्छेद बदले, वो बात कर रहे हैं। भारत जो एक सापेक्ष रूप से, जिसको एक सापेक्ष मानसिकता का देश होना चाहिए था संविधान में, उसकी अपने अवधारणा ही बदल दी कुछ लोगों के तुष्टीकरण के लिए। आपने सबसे ज्यादा संविधान में बदलाव किए, और आपके पास जब कोई विषय नहीं बनता है तो आप संविधान को खतरे में बताते हैं। राहुल गांधी में तेजस्वी को पता नहीं होगा, कभी संविधान को छू के भी देखा है, सामने रख के देखा है, और उनके जो सलाहकार होंगे वो किस श्रेणी के होंगे, उनके लिखे हुए पत्र से समझ में आता है। धन्यवाद। अब आप अपनी बात पूछ सकते हैं।